शेड्यूल में से मेरे छोटे से कार्यकर्ता के लिए इतना वक्त निकाला, और मैं यहाँ के सारे पत्रकार बंधुओं का, मेरे छोटे भाइयों, सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और हम यही चाहेंगे कि हमारे शहर में अमन कायम रहे और सब लोग इसी प्यार मोहब्बत से रहें, यही मेरी शुभकामना है। कोई विशेष प्रोग्राम है या बस ये गुजर रहे हैं? नहीं, ये माननीय सादा आसम साहब जो हैं मेरे मित्र हैं और ये इधर से गुजर रहे थे, तो 2 मिनट का समय इनसे मैंने चाहा, इन्होंने भी चारों ने मेरे लिए 2 वक्त का वक्त दिया, और ये मैं सब जिस आप सब लोगों को मिलवाना चाहता था, मैं दिखाना चाहता था वो कितने अच्छे इंसान हैं, और वो आप आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया से मुझे नवाजा है। मैं दिल की गहराइयों से सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और ये मोहब्बत बनी रहे। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि आज एक ईमानदार सरकार देश में माननीय मोदी जी की और यहाँ धामी जी की, हमारे यहाँ माननीय योगी जी की सरकार चल रही है, और बहुत ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के नारे को लेकर सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि भारत कैसे विश्वगुरु बने, उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह की प्यार मोहब्बत हम लोगों की चलती रहेगी, लड़ाई झगड़ों से हम बचे रहेंगे, देश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा, और आने वाले वक्त में हम लोग जो सपना हमारे बड़ों ने देखा है, जिन्होंने इसमें अपने आप को खपाया है इस विचार को खड़ा करने में, वो विचार एक दिन मुझे लगता है कि लोग एक्सेप्ट करेंगे, और उस विचार के तहत हम देखेंगे कि देश विश्वगुरु बनते हुए हम लोगों को नजर आएगा। हम उस खुशनसीब लोगों में हैं जो इस बदलते हुए भारत को देख रहे हैं। चलिए, अभी तो आपका सवाल, चलिए सवाल, अभी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। इंटरनेशनल मुद्दा है, वो देश का मुद्दा नहीं है, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था इस वक्त चरमराई हुई है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस देश का नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए आज भी हिंदुस्तान ताकत के साथ खड़ा है। नहीं तो कितने देश, अगर आज का गूगल का दौर है, कोई बच्चा भी गूगल पे टाइप करके अलग अलग देशों की अर्थव्यवस्था को चेक कर सकता है, और उस पोजीशन में अगर आज देश खड़ा है, तो इसके लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि हमें 1% भी अपने नेतृत्व के ऊपर न शंका है न शुबा है। हमें मालूम है हमारा नेतृत्व ईमानदार नेतृत्व है, जो देश के लिए जीता है, देश के लिए मरता है। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि महंगाई ये क्षणिक मुद्दा है। हमने कोरोना को जिस तरह से पटक के मारा है, उसी तरह से इस महंगाई को भी घसीट के लाएंगे और पटक के मारेंगे किसी कीमत पर। ये महंगाई वाले मुद्दे को भी हमें मालूम है कि हमारे लोग परेशान हैं, कुछ दिक्कतें हैं, दुनिया में बहुत बुरे हालात चल रहे हैं। जो अपने आप को विकसित देश कहते थे, आज वो बहुत बुरी स्थिति में है, लेकिन देश आज भी आगे बढ़ रहा है। ये मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व है, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द ये जिस तरह से देश इकट्ठा होकर, एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है, महंगाई कोई बहुत बड़ा मुद्दा हमारे लिए नहीं रहेगी। जो आंकड़े आ रहे हैं, अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है। इस अर्थव्यवस्था के कारण हम ये कह सकते हैं कि अब हम आने वाले वक्त में विश्वगुरु बनने की राह पे बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। भाई, एक सवाल मेरा ये था, जैसे कि आपको उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में चुना गया है जी, और आप यूपी का दौरा कर रहे हैं, उसके पीछे आपका मकसद क्या है? आज 9 नवंबर है, और आज के दिन उत्तराखंड निर्माण हुआ था। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारे संघर्षों के बाद ये उत्तराखंड हमें दिया था। आज इस उत्तराखंड दिवस के रूप में आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग साथ थे, 2 कार्यक्रमों में हम साथ रहे, और आज बाजपुर के अंदर उत्तराखंड एक शाम उत्तराखंड के नाम का कार्यक्रम है, मुझे वहां जाना है। रास्ते में नजीबाबाद पड़ता है, तो लोगों की इच्छा थी, अमरीश भाई का प्यार था, इन्होंने कहा भाई रास्ते में आप जा रहे हैं तो इधर से चले जाएं, हम लोगों से मुलाकात होती चली जाएगी। तो इस बहाने कई कार्यक्रम बन गए स्वागत के, और मैं खुशकिस्मत हूं कि आज बिजनौर के लोग, नजीबाबाद के लोगों का प्यार और मोहब्बत भी देखने के लिए मिल गया। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का, और जब पार्टी के कार्यकर्ता बाकी साथ आते हैं तो मुझे लगता है कि जोश और बढ़ जाता है। हम काम कर रहे हैं, और हमने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड में भी बहुत ईमानदारी के साथ हमने कहा है कि हम जो फ्री कोचिंग का हमने ऐलान कर दिया है, हमने मदरसों में मॉडल मदरसे बनाने का ऐलान किया है कि हमारे मदरसों में एनसीईआरटी की तालीम हम शुरू करेंगे। सुबह फजर की नमाज से 8 बजे तक वो एक मदरसे के रूप में चलेंगे, लेकिन 8 बजे से 1 बजे तक वो सामान्य इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरह चलेंगे, और उसके बाद वो फिर मदरसे की तरह चलेंगे। क्योंकि हमारा ये कहना है कि मेरे मौलाना, आज मेरे मौलवी जब 10 साल पढ़ने के बाद मौलवी आता है और वो विदेश जा रहा होता है, तो उसके पासपोर्ट पे अनपढ़ लिखा जाता है, स्टैंप होती है कि अनपढ़ है। मैं आने वाले भविष्य में अपने बच्चों को ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए हमने ये तय किया है कि जो मोदी जी का सपना है, एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान, वो मेरे बच्चों के हाथ
हाथ में होगा। 4 साल के बदले मुझे लगता है 8 साल में हाफजा कर लें हमारे बच्चे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन साथ साथ वो इंग्लिश बोलते हुए, इंग्लिश मीडियम तालीम हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है वो एपीजे अब्दुल कलाम साहब के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे और देश को मजबूत करने का काम करेंगे। एक सवाल हमारा, आप अभी 2 महीने पहले ही इसके चेयरमैन चुने गए बोर्ड जी। चेयरमैन चुने जाने के बाद आपने एक बयान दिया था कलियर के बारे में, आपने कहा था विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, इसमें कहा था याशिक अंतर्राष्ट्रीय अड्डा बन गया है, इस पर आप क्या कहें? मैंने बहुत ईमानदारी से उस बात को कहा था और मैंने कहा था कि कलियर क्षेत्र, कलियर लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी हुई। कलियर एक गांव का नाम है, एक विधानसभा का नाम है, एक जिला पंचायत का नाम है कलियर। वो लोग उन्होंने बाबा साबिर पाक के आस्थाने से उसे जोड़ दिया। उन्हें लगा कि शायद वो लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है। मुझे लगता है कम पढ़े लिखे लोगों के सामने ये दिक्कतें आती हैं जो कभी बाबा के यहाँ जाते नहीं हैं। अब वो बाबा के नाम पे मातम कर सकते हैं, अब उनके पास यही बचा है करने के लिए, इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। हमारी साफ मंशा है कि ऐसी पाक सरजमीनों पे, मेरा तो अकीदा है उस सरजमीन पे, मैंने जब जो मांगा है बाबा के यहाँ से मुझे मिला है और मैं ये कह सकता हूँ कि वो पाक सरजमीन है, वहां नापाक काम हम होने नहीं देंगे और इसलिए बहुत तेजी के साथ वहां मुहिम चल रही है, सफाई अभियान चल रहा है मोदी जी का, स्वच्छ भारत अभियान। हर तरीके की गंदगी को हम साफ करेंगे, किसी कीमत पर किसी तरह की गंदगी भारतीय जनता पार्टी के शासन में कहीं नजर नहीं आएगी। हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो जन समर्थन मुझे कलियर के लोगों ने दिया है, जो आवाम साथ आई है, उसने बाकी लोगों के मुंह बंद कर दिए। अब एक चूंकि ये तो हो चुका जी, तो बिल्कुल वो चलेगा। प्रिंट मीडिया के साथ ही बात हो जाती है, प्रिंट मीडिया वालों को मौका जी जी स्क्रिप्ट का ही सवाल है क्योंकि आप उत्तराखंड से हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोकल चीज पे एक सवाल पूछना चाहते हैं। यदि कोई मुस्लिम चेहरा आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, भाजपा के लिए एक कदम आगे बढ़ाता है, क्या भाजपा उसको टिकट दे पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को 2 बार, पिछली बार राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी। मैं 12 साल से मैं कह रहा हूं मेन बॉडी का प्रवक्ता मैं हूं और पार्टी जिम्मेदारी देती है। जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है, वो किसी पार्टी का हो, किसी समाज का हो, उसे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है। और जिन लोगों को नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर जनरल सेक्रेटरी का नाम सिकंदर बख्त साहब है। जब फाउंडिंग में, अरे जिसकी बुनियाद में हमारा पत्थर हो, वहां हमारे साथ हस्तलफी कैसे हो सकती है? एपीजे अब्दुल कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने वाली यही पार्टी है। तो लोगों को दिक्कतें हैं, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए लोग लड़ाने का काम करते हैं। और लोग मुझसे पूछते हैं कि मुसलमान 3 तलाक का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा भाई, ये मुसलमान नहीं है जो 3 तलाक का विरोध कर रहे हैं। ये मुसलमान कांग्रेसी मुसलमान हैं, ये सपाई मुसलमान हैं, ये बसपाई मुसलमान हैं। अब खाली मुसलमान बोल के मत कीजिए। आज भी जो विरोध कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली दूसरी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम कोई भी निर्णय करें वो लोग विरोध करेंगे ही। तो उनके विरोध की चिंता मत कीजिए। जनता साथ आ रही है, आवाम साथ आ रही है, मुस्लिम समाज अब जागरूक हो गया है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा है, अपने बच्चों की अच्छी नौकरी कैसे मिले, उनके बच्चों को अच्छी एजुकेशन कैसे मिले, अच्छा स्वास्थ्य कैसे मिले, उस दिशा में मुस्लिम समाज भी मुख्य धारा में जुड़ रहा है। राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ बहुत तेजी से